सो दिस इज़ खुशी और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 4A से सेक्शन 11 तक ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। सो लेट्स गो। सेक्शन 4A कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि कंपनसेशन कब पेएबल होगा, व्हेन ड्यू, एंड अगर आपने कंपनसेशन नहीं दिया तो आप पे क्या पेनल्टी लगेगी। ओके, पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। कंपनसेशन अंडर सेक्शन 7 शैल बी पेड एज सून एज इट फॉल्स ड्यू। इसका मतलब है जैसे ही ऐसा कुछ होता है वर्क प्लेस पे, कोई एक्सीडेंट होता है, वैसे ही जो इंसान है कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल हो जाएगा। ओके, बट जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है एक्सेप्ट नहीं करता है अपनी लायबिलिटी कंपनसेशन क्लेम के लिए, जब मतलब फॉल्स ड्यू मतलब जैसे ही वो लायबल होता है, ठीक, अगर जब भी लायबल हो रहा है तब वो अपना जो लायबिलिटी है उसका एक्सटेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो कुछ प्रोविजनल पेमेंट करेगा। ओके, मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पेमेंट करेगा जो उसको लगता है कि उसकी लायबिलिटी है, ठीक, जितना वो एक्सेप्ट कर रहा है उतनी लायबिलिटी का। मतलब मान लो इनकी डेथ हो गई किसी की, ठीक, या मान लो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, जिसमें कितना था 60% था ना मंथली वेजेस का। तो ये कह रहा है कि नहीं, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुआ है, पार्शियल डिसेबलमेंट का मैं दूंगा कंपनसेशन या अमाउंट, इतना नहीं दूंगा। तो जितना एक्सेप्ट कर रहा है उतना ही अगर पे कर रहा है तो उसे प्रोविंशियल पेमेंट कहते हैं। तो अगर वो अपनी पूरी लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो कुछ जितने एक्सटेंट तक एक्सेप्ट कर रहा है उतने का प्रोविजनल पेमेंट कर देगा। ओके, और ये जो पेमेंट है किसे वो भेजेगा, किसे डिपॉजिट करेगा, कमिश्नर को या एम्प्लॉय को। ओके, एज द केस मे बी विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ द एम्प्लॉय टू मेक एनी फर्दर क्लेम। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ प्रोविजनल पेमेंट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉय का जो राइट है फर्दर क्लेम करने का वो खत्म हो जाएगा, वो अभी भी एग्जिस्ट करेगा, वो फर्दर क्लेम कर सकता है। ओके, वेयर एनी एम्प्लॉय इज इन डिफॉल्ट इन पेइंग द कंपनसेशन ड्यू अंडर दिस एक्ट विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू। अब मान लो इसको पेमेंट करने का, इसके पे लायबिलिटी आई, ठीक है, और ये 1 मंथ के अंदर अंदर इसने पेमेंट नहीं की, इसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तब क्या होगा। तो कमिश्नर शैल पहले केस में direct that the employer shall, in addition to the amount of arrears, pay simple interest thereon at the rate of 12% per annum or at such higher rate not exceeding the maximum of the lending rates of any scheduled bank as may be specified by the central government by notification in the official gazette on the amount due। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मान लो इन्होंने 1 महीने तक पेमेंट नहीं की, इनका पेमेंट ड्यू है, तो अब कमिश्नर के पास क्या पावर है कि वो ऑर्डर कर सकते हैं कि आप जो अमाउंट जो दे रहे हो, जो आप सम दे रहे हो वो तो ठीक है, उसके अलावा भी आप 12% इंटरेस्ट पे अमाउंट दोगे, इस सब पे 12% इंटरेस्ट लगेगा और जो ये अमाउंट होगा अब वो आप दोगे। ओके, और ये पर एनम है 12% पर एनम, एंड द रेट, ये जो रेट है इंटरेस्ट रेट, वो एक्सीड नहीं करेगा मैक्सिमम लेंडिंग रेट्स ऑफ एनी शेड्यूल बैंक जो कि स्पेसिफाइड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट। ओके, नेक्स्ट, इफ इन हिज ओपिनियन, हिज मतलब कमिश्नर के ओपिनियन में, इन हिज ओपिनियन देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर द डिले, अगर ये जो इन्होंने महीने भर का डिले किया है उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, तो जो कमिश्नर है वो डायरेक्ट कर सकता है कि एम्प्लॉयर शैल इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ एरियाज एंड इंटरेस्ट देयरऑन पे अ फर्दर सम नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ सच अमाउंट बाय वे ऑफ पेनल्टी। अब देखो कमिश्नर को क्या लगा कि आपने ये जो डिले किया 1 मंथ का वो बिना किसी रीजन के बेवजह था, तो वो ऊपर जो सम दे रहा था प्लस 12% इंटरेस्ट दे रहा था, उसके अलावा एक सम दे सकता है पेनाल्टी के तौर पे, और ये अमाउंट कितना होगा, 50% ऑफ जो सम था वो ये वाला सम, ठीक, इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा अगर उसने 1 महीने का डिफॉल्ट किया विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। नेक्स्ट, और ये जो सम है वो 50% मतलब ये जो परसेंटेज है 50% से कम भी हो सकता है, पर 50% से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी वे में। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ पेनल्टी शैल नॉट बी पास्ड अंडर क्लॉज बी विदाउट गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय। ये तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि आप उनको फर्दर सम पे करने का ऑर्डर देने से पहले उनकी भी बात सुनोगे, उनको भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन शेड्यूल बैंक मतलब क्या होता है कि वो बैंक जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रोवाइडेड है। ओके, तो बैंकिंग लॉ में पढ़ा होगा, सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी बैंक्स आते हैं वो सारे शेड्यूल बैंक्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेबल अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी पेड टू द एम्प्लॉय और इज डिपेंडेंट। तो ये जो अमाउंट है आप ये वाला अमाउंट आप एम्प्लॉयर को दोगे या उसके डिपेंडेंट को दोगे। ओके, नेक्स्ट, अब आप वेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि देखो जो फॉर्मूला हम लोग ऊपर पढ़े थे सेक्शन 4 में, उसमें एक टर्म आ रहा था मंथली वेजेस, ठीक, तो मंथली वेजेस का एक्जैक्टली मतलब क्या होता है वो दिया है इस सेक्शन में। तो इन दिस एक्ट एंड फॉर द पर्पस देयर ऑफ द एक्सप्रेशन मंथली वेजेस मींस द अमाउंट ऑफ वेजेस डीम्ड टू बी पेबल फॉर अ मंथ सर्विस वेदर द वेजेस आर पेबल बाय द मंथ और बाय व्हाटएवर अदर पीरियड और एट प्राइस रेट पीस रेट्स एंड कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो देखो मंथली वेजेस का ये मतलब है कि 1 मंथ की सर्विस के लिए मान लो ये पर्टिकुलर इंसान इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में 1 मंथ के लिए है, तो इसको जो अमाउंट पेबल होगा उसी को कहते हैं मंथली वेजेस। ओके, अब कैसे कैसे अलग अलग ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट होती है मंथली वेजेस वो देखते हैं। वेयर द एम्प्लॉय हैज़ ड्यूरिंग अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ, मतलब एटलीस्ट 12 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए immediately preceding the accident been in the service of the employer who is liable to pay compensation। okay, एटलीस्ट 12 महीने की सर्विस तक उनसे की थी एम्प्लॉयर के पास। द मंथली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी 1/12। तो 12 महीने में सर्विस किया तो मंथली वेजेस क्या हो जाएगी, सिंपली 1/12 ऑफ द टोटल वेजेस which have fallen due for payment to him by the employer in the last months 12 मंथ्स ऑफ दैट पीरियड। तो 12 महीने के अंदर अंदर जो इसको टोटल वेजेस पेबल थी उसका 1/12 कर देंगे तो हमारा मंथली वेजेस आ जाएगा। ठीक, तो पहला हमारा हो गया जब टाइम पीरियड हो ऑफ नॉट लेस दैन 12 मंथ्स। नेक्स्ट देखते हैं,
where the whole of the continuous period of some service immediately preceding the accident during which the employee was in service of the employer who is liable to pay the compensation was less than 1 month. तो आप ये पर्टिकुलर इंसान इस एम्प्लॉयमेंट में 1 मंथ से कम था. Okay, the monthly wages of the employee shall be the average monthly amount which during the 12 months immediately preceding the accident was being earned by an employee employed on the same work by the same employer, और there was no employee so employed by an employee employed on similar work in the same locality. तो देखो इसमें 1 मंथ तो किया भी नहीं है, 1 मंथ भी तो 1 मंथ नहीं है, इसलिए ऐसे मंथली वेजेस कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है. तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई और इंसान उसी सेम एम्प्लॉयमेंट में उसी सेम एम्प्लॉयर के अंडर अगर वही सेम काम कर रहा है तो इसकी जो मंथली वेजेस होगी वो इसकी मंथली वेजेस से इक्वेट कर देंगे. ओके, और मान लो जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में से वही ऐसा एम्प्लॉयर जो वो काम करता हो. तो क्या देखते हैं हम, बाय एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन सिमिलर वर्क इन द सेम लोकेलिटी. हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में अगर वो सेम काम कर रहा है कोई, तब उसकी कितनी मंथली वेजेस है उसको इनकी मंथली वेजेस से इक्वेट कर देंगे. ओके, next, in other cases including cases in which it is not possible for want of necessary information to calculate the monthly wages, under clause B the monthly wages shall be 30 times the total wages earned in respect of last continuous period of service immediately preceding the accident from the employer who is liable to pay compensation divided by the number of days comprising such period. अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मान लो B में कैलकुलेट नहीं हो पाई वेजेस या कोई भी अदर ऐसा केस है जहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो पा रही है वेजेस, तो क्या कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कितना अमाउंट देना है मंथली वेजेस के, कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो मंथली वेजेस क्या होंगी, 30 times the total wages earned in respect of last continuous of period service immediately preceding the accident from the employer who is liable to pay compensation divided by the number of days comprising such period. मान लो इसने 15 दिन किया तो इसकी मंथली वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 30 टाइम्स करेंगे टोटल वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सर्विस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द एक्सीडेंट. तो 30 इंटू जो इसने लास्ट वेज अर्न की थी, टोटल वेजेस अर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट कंटिन्यूअस ऑफ पीरियड सर्विस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द एक्सीडेंट. मान लो इसने तो 15 दिन का हम लोग मंथली वेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसने 15 दिन काम नहीं, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. मान लो 1000 पर डे थी तो 15,000, ठीक, डिवाइड किया किससे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज कंप्राइजिंग सच पीरियड. तो कितना पीरियड था, 15 डेज का, तो 30 से मल्टीप्लाई किया वो अमाउंट जो उसे मिला 15 डेज में और उसको डिवाइड किया जितना टाइम पीरियड वो आया, मतलब 15 दिन. तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू 1000, 30,000, राइट, यही होगा ना. तो आपको आई होप समझ में आया हो कि ये पर्टिकुलर इंसान है, मान लो 15 दिन के अलावा कुछ और ले लेता है, मान लो 20 दिन आया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 इंटू जो मिल रहा है उसको 20 दिन में, मान लो 15,000 मिल रहा है तो उसको डिवाइडेड बाई जो टाइम पीरियड है जितने के लिए वो आया है, तो ये आपका हो गया. ठीक है, तो ये अमाउंट जो है उसको पेबल होगा. ओके, next, a period of service shall for the purpose of this section be deemed to be continuous which has not been interrupted by a period of absence from work exceeding 14 days. अब देखो बार बार ये टर्म आया है हमारा continuous period of service, ठीक है, ऊपर भी ये टर्म आया है continuous period of service. तो इसका मतलब क्या है कि क्या होता है एग्जैक्टली continuous period of service का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी देखो ये लिखा है, इसमें भी लिखा हुआ होगा कहीं continuous, ये देखो यहाँ पे लिखा है continuous. तो ये है क्या, तो continuous period of service बहुत ज़्यादा थोड़ा मैसी हो गया. A period of service shall for the purpose of this section be deemed to be continuous which had been interrupted by a period of absence from work exceeding 14 days. तो मान लो 14 जुलाई को आपने ज्वाइन किया और आप नेक्स्ट मंथ के 14 अगस्त तक है मान लो, और बीच में आपने जो लीव ली है वो 14 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक, अगर आपने 14 डेज मान लो आपने 10 दिन के बीच में लीव ली थी तभी इसको कंटिन्यूस पीरियड ही माना जाएगा. आपकी लीव जो है 14 डेज से एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, अगर वो वहाँ पे एक्सटेंड हो गई तो ब्रेक हो जाएगा ये कंटिन्यूस पीरियड. ओके, तो हम लोग ने देखा कि हम लोग कैसे सेक्शन 4 में कि कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होता है, अलग अलग फॉर्मूला देखा, अलग अलग फॉर्मूला देखा अलग अलग सिचुएशन के लिए. फिर हमने देखा कि जो इस फॉर्मूले में मंथली वेजेस का टर्म आ रहा था उसका मतलब क्या है. अब हम देखेंगे कि जो कंपनसेशन आपने दिया है क्या वो रिव्यू हो सकता है. ओके, Section 6 review. Any half monthly payment payable under this act, either under an agreement between the parties or under the order of commissioner, may be reviewed by the commissioner on the application of either of the employer or of the employee, accompanied by the certificate of a qualified medical practitioner that there has been a change in the condition of the employee or subject to the rules made under this act on application made without such certificate. तो उसने ये दिया हुआ है कि अगर कोई हाफ मंथली वेजेस पेबल है इस एक्ट में, या तो बाई अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन पार्टीज उसके थ्रू पेबल है, या तो कमिश्नर ने ही ऑर्डर किया था पेमेंट का उसके अंदर पेबल है, तो इस दोनों ही केस में कमिश्नर रिव्यू कर सकता है उसको. अगर या तो एम्प्लॉय सबमिट करता है एप्लीकेशन विद सर्टिफिकेट. कैसा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो एक क्वालिफाइड किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट कि पहले से अभी में चेंज हो गया सर्कमस्टांसेस में. तो देखो लॉजिकली सोचो तो एम्प्लॉय कब देगा और एम्प्लॉयर कब देगा, एम्प्लॉय तब देगा जब चेंज इन सर्कमस्टांसेस डिमांड करती है ज़्यादा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, और एम्प्लॉयर कब देगा जब वो ये बोलेगा कि इनके करने की कंडीशन पहले से इंप्रूव हो गई है, चेंजेस आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कंपनसेशन कम करिए. ओके, तो इन दोनों ही केस में आपको सर्टिफिकेट देना है. बट अगर क्या कहते हैं
ऑन एप्लीकेशन विदाउट सच सर्टिफिकेट, कुछ केसेस में बिना सर्टिफिकेट के भी कमिश्नर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट ये सब्जेक्ट होगा टू द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। अगर रूल्स में प्रोवाइडेड है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्टिफिकेट के बिना भी कमिश्नर ऑर्डर कर सकता है, तो कमिश्नर के पास पावर है ऑर्डर करने की विदाउट दैट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, एनी हाफ मंथली पेमेंट में ऑन रिव्यू अंडर दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बी कंटिन्यूड, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड और एंडेड, और इफ द एक्सीडेंट इज फाउंड टू हैव रिजल्टेड इन परमानेंट डिसेबलमेंट बी कन्वर्टेड टू लंप सम टू व्हिच द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड लेस एनी अमाउंट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ मंथली पेमेंट्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर जो आपके पास हाफ मंथली पेमेंट है, देखो यहाँ पे है क्या लिखा है, रिव्यू कर सकता है। तो रिव्यू करने के बाद जो ऑर्डर पास करेगा उसमें वो क्या कर सकता है, या तो उसको कंटिन्यू करेगा, बोलेगा कि नहीं जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, या तो वो अगर मान लो उसकी कंडीशन एम्प्लॉय की कंडीशन डिटेरियोरेट हुई है तो उसको इंक्रीज कर सकता है, या तो उसको डिक्रीज कर सकता है, या खत्म भी कर सकता है। और अगर उसे पता चलता है कि जो एक्सीडेंट है उसकी वजह से परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया है, तो जो अमाउंट जो पेबल है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, इसको लमसम में कन्वर्ट किया जा सकता है कि हाँ आप एक ही टाइम में पेमेंट कर दो। ठीक, और अगर उसको ऑलरेडी हाफ मंथली पेमेंट के थ्रू कुछ अमाउंट मिला है तो इससे रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन 7, कम्यूटेशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स। इसमें क्या लिखा है, तो देखो कम्यूटेशन का एक्जैक्टली मतलब होता है कि किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देना, चेंज कर देना। ओके, तो इस सेक्शन में देखते हैं कम्यूटेशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स। एनी राइट टू रिसीव हाफ मंथली पेमेंट्स में बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और द पार्टीज कैन नॉट अग्री एंड द पेमेंट हैव बीन कंटिन्यूड फॉर नॉट लेस देन 6 months ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी टू द कमिश्नर बी रिडीम्ड बाय द पेमेंट ऑफ लंप सम ऑफ सच अमाउंट एज मे बी अग्रीड बाय द पार्टीज और डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मान लो किसी पर्टिकुलर इंसान के पास राइट था रिसीव करने का हाफ मंथली पेमेंट्स, तो ये अग्री कर सकता है एम्प्लॉय से, एग्रीमेंट में आ सकता है एम्प्लॉय के साथ कि ठीक है आप जो है मेरे को एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट दे दो। ठीक, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ द पार्टीज कैन नॉट अग्री, मान लो अग्रीमेंट नहीं हो रहा है दोनों के पार्टीज के बीच में और एम्प्लॉय ने 6 months के लिए मंथली पेमेंट्स की है, तो यहाँ पे ईदर पार्टीज के एप्लीकेशन पे कमिश्नर जो है ऑर्डर कर सकता है कि आप लमसम अमाउंट पे कर दो। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अग्रीमेंट के द्वारा, और अगर पार्टीज अग्री नहीं कर पा रही और 6 महीने तक लास्ट किया है तो एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी पे कमिश्नर जो है रिडीम कर सकता है पेमेंट ऑफ लम सम ऑफ सच अमाउंट एज मे बी अग्रीड टू बाय द पार्टीज और डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, सेक्शन 8। अब देखो सेक्शन 8 थोड़ा सा लंबा सेक्शन है। ओके, तो इसके लिए मैंने एक वो बनाया, निमोनिक बनाया है। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं याद हो रहा तो आप उस निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप खुद से ही याद करो। तो ये निमोनिक है, डिपॉजिट्स वॉर। तो अब देखते हैं no payment of compensation in respect of an employee whose injury has resulted in death, and no payment of lump sum as compensation to a woman or a person under legal disability shall be made otherwise than by deposit with the commissioner, and no such payment made directly by an employer shall be deemed to be payment of compensation। इसमें साफ साफ देखो यही लिखा हुआ है कि जो मान लो किसी इंसान की डेथ हो गई है, या तो ठीक, या तो आप जो है किसी पर्टिकुलर वुमेन को कंपनसेशन दे रहे हो, या तो किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हो जिससे लीगल डिसेबिलिटी है, तो आप जो अमाउंट आप दे रहे हो वो आप किसको दोगे, कमिश्नर को दोगे। इसे डिपॉजिट करोगे, कमिश्नर को डिपॉजिट करोगे। ओके, और क्या कहते हैं, अगर आपने डायरेक्टली एम्प्लॉयर अगर आपने कोई भी अदर पेमेंट की है एम्प्लॉयर ने, तो उसे डीम किया जाएगा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ओके, उसे नहीं डीम किया जाएगा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। मतलब अगर आपने डायरेक्टली इन पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट किया तो उसे कंपनसेशन नहीं माना जाएगा। आपको जो कंपनसेशन है उसे किसके पास डिपॉजिट करना है, कमिश्नर के पास डिपॉजिट करना है। तो जो हमारा पहला है इसमें क्या की टर्म है, डिपॉजिट टू कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है। प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर में मेक टू एनी डिपेंडेंट एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 3 months wages of such employee, and no such amount as does not exceed, and so much of amount as does not exceed the compensation payable to the dependent shall be deducted by the commissioner from compensation and repaid to the employer। ऊपर के केस में क्या बोला जा रहा था कि आप कमिश्नर को डिपॉजिट करेंगे, नहीं तो आपने अगर जो भी पेमेंट की है उसको नहीं माना जाएगा। बट उसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो एम्प्लॉयर ने जो डिपेंडेंट है उसे कितना अमाउंट दिया, 3 months की वेजेस के जितना अमाउंट दिया, तो ये अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको जो कंपनसेशन के लिए सम का पे करना है, सम पेबल, इससे रिड्यूस हो जाएगा ये अमाउंट। ओके, जो आपने पे किया है 3 month की वेजेस के जितना। तो ये हो गया एक्सेप्शन। ठीक, तो पहला हो गया डिपॉजिट टू कमिश्नर, दूसरा हो गया हमारा एक्सेप्शन with respect to 3 months of wages। Okay, any such other sum amounting to not less than 10 rupees which is payable as compensation may be deposited with the commissioner on behalf of the person entitled thereto। तो जो person entitled है किसी एक पर्टिकुलर सम से, जो सम है 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, जो कि कमिश्नर को पेबल है, वो आप कमिश्नर को डिपॉजिट करोगे। ओके, तो ये इसके लिए याद कर लो, पेबल। नेक्स्ट, द रिसिप्ट ऑफ द कमिश्नर शैल बी सफिशिएंट डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनसेशन डिपॉजिटेड विद हिम। तो इसमें क्या लिखा है, ऑफिशियल डिस्चार्ज क्या माना जाएगा, रिसिप्ट ऑफ द कमिश्नर। ठीक, next, on deposit of any money under subsection 1 as compensation in respect of a deceased employer by the commissioner shall, if he thinks necessary, cause notice to be published or to be served on each dependent in such manner as he thinks fit। तो क्या कहते हैं, अगर इनके पास सब पैसे डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है, सबसेक्शन 1 में, अगर उसे लगता है तो वो कमिश्नर को ऐसा लगता है कि उसे नोटिस भेजनी चाहिए, तो वो नोटिस सर्व करेगा जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उन पे। ठीक, जिस भी तरीके से मैनर जो उसको सही लगे उस तरीके से वो नोटिस उन पे सर्व करेगा, कॉलिंग देम कि क्या कहते हैं, अपीयर हो मेरे सामने इस पर्टिकुलर डेट पे। ठीक, if the commissioner is satisfied after any inquiry
which he may deem necessary that no dependent exists, he shall repay the balance of the money to the employer by whom it was paid. अगर देखो इनके पास मनी डिपॉजिट हुआ, किसके पास डिपॉजिट हुआ, कमिश्नर के पास हमें करना था, एम्प्लॉय ने कर दिया. अब कमिश्नर ने उसे लगा कि नोटिस भेजनी चाहिए डिपेंडेंट्स को, तो इसने नोटिस भेजी, इन्होंने नोटिस भेजी डिपेंडेंट्स को. अब मान लो वो अपीयर नहीं हुए इस पर्टिकुलर डेट नोटिस की, ठीक है, और इंक्वायरी के बाद कमिश्नर को ये पता चला कि कोई ऐसे डिपेंडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो जो अमाउंट मनी इसके पास आया था ये वापस रिटर्न कर देगा एम्प्लॉयर को. ओके. The commissioner shall on application by the employer furnish a statement showing in detail all disbursements made. तो क्या कहते हैं, अगर इन्होंने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मनी दिया, ये अपीयर हुए और उनको जो भी कंपनसेशन था उसे पे किया, तो किस प्रोपोर्शन में पे किया, क्या डिसइन्वेस्टमेंट पे किया, वो सारी डिटेल्स जो है कमिश्नर एम्प्लॉय को देगा. और एप्लीकेशन, ओके, अगर एप्लीकेशन देता है एम्प्लॉयर कि हाँ मेरे को बताइए क्या डिटेल्स है जो आपने डिसइन्वेस्टमेंट्स की है उनकी, तो उस एप्लीकेशन पे कमिश्नर जो है उसे वो डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा. तो इसमें क्या तुम्हारा टर्म है, क्या कर रहे हैं हम लोग, नोटिस सर्व कर रहे हैं. तो इसको किससे याद करेंगे हम लोग, सर्व से. क्या सर्व हुई थी, नोटिस. तो इसको किससे याद करेंगे हम लोग, सर्व से. क्या सर्व हुई थी, नोटिस. नेक्स्ट, compensation deposited in respect of a deceased employee shall subject to any deduction made under subsection 4 be apportioned among the dependents of the deceased employee or any of them in such proportion as the commissioner thinks fit or may in the discretion of the commissioner be allotted to any one dependent. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप कंपनसेशन आया आपके पास, ओके, तो आप जो भी आपको डिडक्शन करना था वो करने के बाद, डिडक्शन मेड अंडर सबसेक्शन 4, तो ऊपर आपने जो भी डिडक्शन आपने करना था आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अपॉर्शन करोगे. अपॉर्शन का मतलब क्या होता है, अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. ओके, तो आप क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिपेंडेंट्स को, या तो आप डिपेंडेंट्स होंगे, या तो उनमें से, या तो सारे जो डिपेंडेंट्स उनको दोगे, या उनमें से किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दोगे. ठीक, कमिश्नर को लगता है कि सारे डिपेंडेंट्स को देना चाहिए तो वो सबको देगा, और किसी उसको लगता है किसी एक को देना चाहिए तो किसी एक को देगा. और क्या कहते हैं, जो अमाउंट है कि इतना इसको मिलना चाहिए, इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस पर्टिकुलर डिपेंडेंट को, और इतना मान लो 40% इसे मिलना चाहिए, 60% इसे मिलना चाहिए, या तो अगर डिसाइड करता है 50% इसे और 50% इसे मिलना चाहिए, तो ये जो अमाउंट है वो कमिश्नर के पास डिस्क्रिप्शन है डिसाइड करने का, प्लस ये डिसाइड करने का भी ऑप्शन है उसके पास कि सिर्फ इसे मिले. ओके, सिर्फ हमें इसे 50% ना देके हम सिर्फ इसे कंपनसेशन का 100% दें, तो ये कमिश्नर के पास डिस्क्रिप्शन है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल, तो थोड़ा सा रेस करते, बहुत ज़्यादा मैस हो गया. इंडिविजुअल अपॉर्शनमेंट, ओके, इस टर्म की ये की टर्म है सबसेक्शन 5 का. नेक्स्ट, वेयर एनी कंपनसेशन डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर इज पेबल टू एनी पर्सन, द कमिश्नर शैल, इफ द पर्सन टू होम द कंपनसेशन इज पेबल इज नॉट अ वुमन और अ पर्सन अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी, मे इन अदर केसेस पे द मनी टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट. तो आप किसे कर रहे हो, टू होम, टू पर्सन एंटाइटल्ड. तो अगर मान लो जो पर्सन एंटाइटल्ड है वो वुमेन नहीं है और लीगल डिसेबिलिटी के अंदर नहीं, ऊपर एक्सप्रेसली लिखा था ना कि अगर वो वुमेन है या तो लीगल डिसेबिलिटी के अंदर है, तो उस केस में आप कमिश्नर को डायरेक्ट डिपॉजिट करोगे. बट अगर ये दोनों ही सिचुएशन नहीं है तो आप जो पर्सन एंटाइटल्ड है उसे सबमिट करोगे. ओके, उसे दोगे. तो यहाँ पे की टर्म क्या है, टू पर्सन एंटाइटल्ड. नेक्स्ट, वेयर एनी लम्प सम डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर इज पेबल टू अ वुमन और अ पर्सन अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी. अब देखो, अभी हम लोग ने बात की कब, वो सिचुएशन जब ये वुमेन या लीगल डिसेबिलिटी में नहीं होगा पर्सन, बट अगर वो पर्सन वुमेन है या लीगल डिसेबिलिटी के अंदर सफर कर रहा है तब का प्रोविजन यहाँ दिया हुआ है. ओके, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of the woman or of such person during his disability in such manner as the commissioner may direct. तो जो अमाउंट है उसको डायरेक्ट कर सकता है कमिश्नर की आप यहाँ इसको पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करो, अप्लाई करो या अदरवाइज इसके साथ डील करो, बता सकता है कि ठीक है इस मैनर में इसको इन्वेस्ट करो या इसको यहाँ पे अप्लाई करो या अदरवाइज डील करो. ठीक, किस लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन, किसकी बेनिफिट, वो जो वुमेन थी उसकी, या जो लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा था इंसान उसकी. इन सच मैनर, इसका मैनर कौन डिटरमाइन करेगा, एज द कमिश्नर में डायरेक्ट, कमिश्नर जैसे डायरेक्ट करेगा उस अकॉर्डिंग में इनका जो है इन्वेस्ट होगा, अप्लाई होगा या अदरवाइज डील होगा. एंड वेयर अ हाफ मंथली पेमेंट इज पेबल टू एनी पर्सन अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी, द कमिश्नर में ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ ऑर्डर द पेमेंट टू बी मेड ड्यूरिंग द डिसेबिलिटी टू एनी डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय और टू एनी अदर पर्सन whom the commissioner thinks best fitted to provide for the welfare of the employee. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे हाफ मंथली पेमेंट्स आप दे रहे हो किसी पर्सन को, और जो पर्सन जो जिसे आप हाफ मंथली पेमेंट दे रहे हो, जो ये कंपनसेशन रिसीव करने के लिए लायबल है हाफ मंथली पेमेंट्स की, वो ही सफर कर रहा है लीगल डिसेबिलिटी से, तब क्या करोगे, तब आप उसके किसी डिपेंडेंट को दोगे. ठीक, तो डिपेंडेंट को दोगे या कोई ऐसे अदर पर्सन को दोगे जो कि कमिश्नर के अकॉर्डिंग फिट है उसको एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए. ओके, तो इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वुमेन की बात कर रहे थे, लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तब बात कर रहे थे, और जब एम्प्लॉय को लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तब बात कर रहे थे. तो इसका की टर्म वुमेन से याद कर लो, वुमेन फिर लीगल डिसेबिलिटी, ये दोनों. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. इसमें ये लिखा हुआ है कि वेयर ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ, ये मतलब कमिश्नर, और अदरवाइज द कमिश्नर इज सैटिस्फाइड दैट ऑन अकाउंट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट और ऑन अकाउंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी डिपेंडेंट और एनी अदर सफिशिएंट कॉज एंड ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सम paid as compensation or as to manner in which any sum payable to such manner of dependent is to be invested, applied or otherwise dealt with or to be varied, the commissioner may make such orders for the variation of the former order as he thinks just in the circumstances of the case. तो इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कमिश्नर के पास कोई एप्लीकेशन आता है या अगर कमिश्नर खुद क्या कहते हैं सेटिस्फाइड है कि क्या कहते हैं निगलेक्ट हो रहा है चिल्ड्रन के साथ ऑन पार्ट ऑफ पेरेंट और ऑन अकाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी डिपेंडेंट और एनी अदर सफिशिएंट कॉज, तो क्या हो रहा है किस किस पे ऑन अकाउंट ऑफ निगलेक्ट या तो
या तो ऑन अकाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सर्कमस्टांस, या तो जो पेरेंट है वो निग्लेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को, या तो क्या कहते हैं कोई वेरिएशन है सर्कमस्टांस ऑफ एनी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, कोई और अदर सफिशिएंट कॉज। कमिश्नर एक ऑर्डर कर सकता है distribution of any sum paid as compensation or as to manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested, applied or otherwise dealt with or to be vary। किस लिए? ये जो अमाउंट इनको पेबल था उसको वैरी करने के लिए। ओके, क्या करने के लिए? वैरी करने के लिए। द कमिश्नर में मेक सच ऑर्डर फॉर वेरिएशन ऑफ द फॉर्मर ऑर्डर एज ही थिंक्स जस्ट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जिस्ट करती है और उसको लगता है कि हाँ उसे वैरी करना चाहिए ऑर्डर के लिए, तो कमिश्नर ऐसा कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है वैरी करने के लिए, जिसमें वो कह सकता है कि ये जो पर्टिकुलर सम आप आपको दे रहे हैं डिपेंडेंट को, वो इन्वेस्ट हो, अप्लाई हो या अदरवाइज डील हो या वैरिड हो किसी एक पर्टिकुलर मैटर में। ठीक, provided that no such order prejudicial to any person shall be made unless such person has been, वही नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अपॉर्चुनिटी आप देंगे शोइंग कॉज की कि क्यों आपको ऑर्डर नहीं करना है। कमिश्नर आपसे बोलेंगे कि हमें शो कॉज बताइए, आप हमें एक्सप्लेन करिए कि हमें ऑर्डर वैरिंग द पेमेंट क्यों ना करे। ओके, आप अपॉर्चुनिटी दोगे वाई द ऑर्डर शुड नॉट बी मेड और शैल बी मेड इन एनी केस, या क्यों करें हम ये पर्टिकुलर ऑर्डर, आप मेरे को रीजन बताओ। ठीक, वेयर द कमिश्नर वैरीज एनी ऑर्डर, अगर कमिश्नर ने ऊपर ऑर्डर वैरी कर दिया बाई रीजन, किस रीजन से? रीजन ऑफ fact that the payment of compensation to any person has been obtained by fraud, impersonation और अदर improper means। क्यों वैरी किया था उसने? क्योंकि जो डिपेंडेंट है उसने अमाउंट ऑब्टेन किया था फ्रॉड से, impersonation से या किसी अदर improper means से। ठीक, तो ये अमाउंट जो है वो रिकवर किया जा सकता है इन द मैनर हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 31। तो इस सेक्शन 31 में जो भी मैनर प्रोवाइडेड है उस मैनर के अकॉर्डिंग अमाउंट जो है रिकवर हो सकता है। अगर जो डिपेंडेंट है उसने उसे एक्वायर किया था बाय रीजन ऑफ फ्रॉड या तो impersonation, किसी और को प्रिटेंड करा था कि मैं ये पर्टिकुलर इंसान हूँ जो वो नहीं था, उसे कहते हैं impersonation एंड एनी अदर मीन्स। ओके, तो की टर्म्स हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, इसमें क्या क्या है एक बार और ऊपर से देखते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा ईजी हो जाए याद करना। ओके, तो सबसे पहले डिपॉजिट, तो डिपॉजिट का आप डी लिख लो। ठीक, नेक्स्ट है एक्सेप्शन, याद है ना ये की टर्म्स आप लोगों ने लिख रखे थे ताकि बाद में आराम से इसको वो निमोनिक बना सके। तो ये डी, एक्सेप्शन ई, पेबल पी, ऑफिशियल डिस्चार्ज ओ, सर्व्ड एस, इंडिविजुअल अपॉर्चनमेंट आई एंड टी फॉर टू पर्सन एंटाइटल्ड। तो क्या हो गया? डी से डिपॉजिट, ई से एक्सेप्शन, पी से पेबल, ओ से ऑफिशियल डिस्चार्ज, एस से हमारा क्या था? सर्व करते हैं नोटिस, आई से इंडिविजुअल अपॉर्चनमेंट था और टू इसको देंगे टू एनी पर्सन एंटाइटल्ड, टी से ये था, ये हो गया। नेक्स्ट वुमेन था या लीगली डिसेबल्ड था तो डब्ल्यू। नेक्स्ट की टर्म क्या था? अकाउंट ऑफ निगलेक्ट, तो ए डब्ल्यू ए, और लास्ट अभी हमने जस्ट जो पढ़ा वो क्या था? आर, रीजन ऑफ फ्रॉड, इम्पर्सोनेशन और लास्टली क्या था? इम्प्रॉपर मीन्स, तो वॉर। तो आप ये डिपॉजिट वॉर ऐसे करके याद कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा ये सारे सबसेक्शंस को याद करना, वो भी सीक्वेंस में, क्योंकि काफ़ी सारे सबसेक्शंस होंगे तो मैंने ये निमोनिक बना दिया। आई होप थोड़ा आपको याद करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट देखते हैं नोटिस एंड क्लेम। No claim for compensation shall be entertained by commissioner unless notice of the accident has been given in the manner hereinafter provided as soon as practicable after the happening thereof, and unless the claim is preferred before him within 2 years of the occurrence of the accident, or in the case of death within 2 years from the date of death। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, जो क्लेम फॉर कंपनसेशन है उसका आप वो एंटरटेन नहीं करेगा कमिश्नर अनलेस उसके पास नोटिस आई है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, जिसका मैनर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ोगे उस मैनर में होनी चाहिए, और एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एज सून एज प्रैक्टिकेबल आपको प्रोवाइड करनी है ये नोटिस, और 2 साल के अंदर अंदर करनी है। 2 साल इन केस ऑफ एक्सीडेंट, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, और in the case of death 2 years from date of death। Okay, provided that where the accident is the contracting of a disease in respect of which provision of subsection 2 or section 3 are applicable, the accident shall be deemed to have occurred on the first of the days during which the employee was continuously absent from work in consequence of disablement caused by the deceased। तो जब सेक्शन 3 के सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 में जो ऑक्यूपेशनल डिसीज के रेफरेंस में हम लोग पढ़े थे, सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में जो डिसीज हमारे हो रहे हैं यहाँ पे, इनका डेट कब माना जाएगा? क्योंकि या एक्सीडेंट में तो सिंपली एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से, डेथ में जिस दिन डेथ अगर हुई उस दिन से, बट डिसीज के केस में तो माना जाएगा तब जब से ये लीव पे था इस पर्टिकुलर डिसीज की वजह से, एम्प्लॉयर जब से लीव पे था, कंटिन्यूअसली एब्सेंट था इन कॉज ऑफ डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय द डिसीज्ड, उस पर्टिकुलर केस में उस डेट से माना जाएगा। ओके, provided further that in case of partial disablement due to the contracting of any such disease and which does not force the employee to absent himself from work, the period of 2 years shall be counted from the day of the employee gives notice of the disablement to his employer। फर्दर क्या प्रोवाइडेड है कि अगर पार्शियल डिसेबलमेंट का केस है, ठीक, किसी डिसीज की वजह से, और ऐसा डिसीज है जो कि फोर्स नहीं करता है, डज नॉट फोर्स द एम्प्लॉय टू एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम वर्क, तो जो 2 साल का पीरियड है वो कब से काउंट होगा? जब से इस एम्प्लॉय ने परमानेंट डिसेबलमेंट की नोटिस दी है अपने एम्प्लॉयर को। ठीक, तो क्या क्या है? परमानेंट डिसेबलमेंट हो रहा है, सॉरी पार्शियल डिसेबलमेंट हो रहा है, और ऐसा डिसेबलमेंट नहीं है जो आपको फोर्स करे कि आप एब्सेंट हो वर्क से, तो जो पीरियड है 2 years का वो तब से कैलकुलेट होगा जब से इस पर्टिकुलर इंसान ने नोटिस दिया अपने डिसेबलमेंट की एम्प्लॉयर को। Provided further that if employee who having been employed in an employment for a continuous period specified under subsection 2 of section 3 in respect of that employment ceases to be so employed and develops symptoms of an occupational disease peculiar to that employment within 2 years of the cessation of employment, the accident shall be deemed to have occurred on the day on which the symptoms were first detected। तो जब जो ऑक्यूपेशनल डिसीज है किसी पर्टिकुलर इंसान को तब हो रहा है जब उसने सीज कर दिया, जब उसने काम पे आना बंद कर दिया है। ओके, तब कब से कैलकुलेट होगा? तो और सीज कर दिया प्लस 2 साल के अंदर अंदर वो जो ऑक्यूपेशनल डिसीज था उसके सिम्टम्स इसके दिखने लगे, तब माना जाएगा एक्सीडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव अकर्ड ऑन द डे ऑन व्हिच सिम्टम्स वर फर्स्ट डिटेक्टेड। तो उस दिन जिस दिन पहली बार सिम्टम्स डिटेक्ट हुए थे उस दिन को माना जाएगा
कि इस पर्टिकुलर दिन से आपको डिजीज़ हुआ है। ओके, क्या लिखा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी वांट ऑफ और एनी डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन अ नोटिस शैल नॉट बी अ बार टू द एंटरटेनमेंट ऑफ अ क्लेम। तो सिर्फ इस वजह से कि आपने नोटिस नहीं दी या आपने जो नोटिस दी है उसमें कोई डिफेक्ट है या इरेगुलरिटी है, इसकी वजह से जो आपका क्लेम है वो बार नहीं होगा, कि कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ऐसा होगा। क्योंकि हमने अभी जनरल रूल देखा था इससे पहले, क्या कि नो क्लेम फॉर कंपनसेशन शैल बी एंटरटेन्ड बाय अ कमिश्नर अनलेस नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन गिवन। तो ये तो जनरल प्रोविजन हो गया तुम्हारा, इसका एक्सेप्शन यहाँ है, इसलिए तो प्रोवाइडेड लिखा हुआ है ना कि ये एक्सेप्शनल केसेस है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में आपने अगर नहीं दी नोटिस या आपका जो नोटिस है वो डिफेक्टिव था, इरेगुलर था, तब भी जो है आपका क्लेम एंटरटेन होगा। तो कौन सी वो सिचुएशन है? फर्स्ट सिचुएशन, इफ the claim is preferred in respect of death of an employee resulting from an accident which occurred on the premise of the employer or at any place where the employee at the time of the accident was working under the control of the employer or any person employed by him। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर कहाँ हुआ वो एक्सीडेंट जिससे डेथ कॉज हुई थी, या तो उसकी प्रेमाइस पे एम्प्लॉयर की या कोई ऐसी प्लेस पे एट एनी प्लेस वेयर द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वाज वर्किंग, जो एम्प्लॉय था वो वर्क कर रहा था, वर्किंग, और किसके कंट्रोल में थी वो जगह? अंडर एनी पर्सन, या तो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में थी डायरेक्टली, या तो एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, मतलब एम्प्लॉयर के नीचे जो कोई भी एम्प्लॉय ने जिसको हायर किया हो, एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। ठीक, तो कौन कौन सी दो जगह हैं? पहला तो एम्प्लॉयर की प्रीमाइसेस, दूसरी कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह जहाँ पे वो वर्क कर रहा था एम्प्लॉयर के लिए ही, और वो जगह थी एम्प्लॉयर की या तो किसी अदर पर्सन की जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा हायर था। नेक्स्ट क्या है? एंड द एम्प्लॉय डाइड ऑन सच प्रीमाइस और एट सच प्लेस और इन प्रीमाइस बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर और डाइड विदाउट हैविंग लेफ्ट द विसिनिटी ऑफ द प्रीमाइस और प्लेस वेयर द एक्सीडेंट अकर। तो इसकी डेथ जो हुई इस एक्सीडेंट की वजह से इसी पर्टिकुलर जगह पे हुई, एम्प्लॉयर की प्रीमाइस पे या प्लेस पे हुई, या तो उसने वो प्रीमाइस लीव ही नहीं किया जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, और ये वो दोनों जगह हैं जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उसने कभी लीव ही नहीं किया इसकी विसिनिटी को। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये पर्टिकुलर फैक्ट्री है, इसमें इंसान का एक्सीडेंट हो गया, अब इसकी डेथ यहीं पे हो गई। अगर मान लो इसका एक्सीडेंट हुआ होता और इसको लेके गए होते हॉस्पिटल के अंदर, फिर यहाँ जाकर उसकी डेथ हो जाती तो प्रीमाइस चेंज होता, बट यहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रहा था वहीं पे उसकी डेथ हो गई, एम्प्लॉय की प्रीमाइस पे डेथ हो गई, तब उस केस में नोटिस देने की जरूरत है या इरेगुलरिटी या डिफेक्ट नोटिस में तभी सूट एंटरटेन हो सकता है। ओके, पहली सिचुएशन ये। नेक्स्ट, इफ द एम्प्लॉयर or any one of the several employers or any person responsible to the employer for the management of any branch of the trade or business in which the injured was employed had knowledge of the accident from any source at or about the time when it occurred। ओके, तो अगर या तो एम्प्लॉयर को खुद, या तो अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर है तो किसी एक एम्प्लॉयर को, या तो कोई अदर पर्सन जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स एम्प्लॉयर किस लिए? मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर हो गया मान लो, तो ये सारों में से किसी भी एक को नॉलेज हुई, ये सारे जो हैं उनमें से किसी को नॉलेज हुई किस बारे में? एक्सीडेंट के बारे में। ठीक, किसी भी सोर्स से, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कब? जब वो अकर हुआ था। ठीक, तो इन दोनों सिचुएशन में ही नोटिस वाला जो है थोड़ा सा लीनियंट है प्रोविजन। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयर की जगह है या कोई उसके मैनेजर की है तो उसको तो नोटिस मिल ही जाएगी ना। तो अगर उसको नोटिस देने को डिफेक्ट क्लैरिटी है भी, नोटिस नहीं भी दी गई है, तभी कमिश्नर सूट क्लेम के लिए एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, provided further that the commissioner may entertain and decide any claim for compensation in any case, notwithstanding that the notice has not been given or the claim has not been preferred in due time as provided in this subsection, if he is satisfied that the failure to give the notice or prefer the claim as the case may be was due to sufficient cause। तो ऊपर जो सारी दिया हुआ था कि जब तक कमिश्नर के पास नोटिस नहीं आती तब तक कंपनसेशन का क्लेम नहीं होगा इंटरटेन, ये वो सारी चीज़ें, तो इनके लिए अगर वो फेल कर जाए नोटिस देने के लिए, बट अगर वो प्रूफ कर ले कि हाँ ये सफिशिएंट कॉज था, ये रीजनेबल या जेन्युइन कॉज था जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए क्लेम या हम नोटिस नहीं सेंड कर पाए, और कमिश्नर को ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं हाँ ये रीजन सफिशिएंट है, तो अगर वो सेटिस्फाइड है कि फेलियर टू रिफर द क्लेम या नोटिस वॉज ड्यू टू सफिशिएंट कॉज, तब वो एंटरटेन कर सकता है उसको। ओके, नेक्स्ट, इसमें ये दिया हुआ है कि नोटिस में तुम्हारा क्या क्या होगा, तो नेम होता है प्लस एड्रेस होता है किसका? इंजर्ड का। ठीक, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन इंजर्ड। नेक्स्ट क्या होगा? ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज होगी, जो लोकल नॉर्मल लैंग्वेज होगी, साइंटिफिक टर्म्स में नहीं, कॉज क्या है, किस वजह से डेथ हुई ये लिखा होगा, डेट कब एक्सीडेंट हुआ वो लिखा होगा, और किससे सर्व होगी? एम्प्लॉयर को, या फिर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर है तो किसी वन एम्प्लॉयर को, या तो फिर मैनेजमेंट के लिए इसके मैनेजर, किसी एक को भी सर्व हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें ये दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉय को बोल सकती है कि इन कैटेगरी में जो भी एम्प्लॉय फॉल करेंगे वो क्या रखेंगे अपने पास, एक मेंटेन करेंगे नोटिस बुक। इसका मैनेज है, इसका जो फॉर्म है वो स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी, और ये एक्सेसिबल होनी चाहिए हर रीजनेबल टाइम पे किसी इंजर्ड पर्सन को ऑन द प्रीमाइसेस एंड एनी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन जो एक्ट कर रहा हो ऑन हिज बिहाफ, बोनाफाइड ऑन हिज बिहाफ। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या मैंडेट करिए? नोटिस बुक, जिसका फॉर्म होगा प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट, और किसको अवेलेबल होगी? जो पर्सन इंजर्ड हुआ है या तो कोई उसके बिहाफ पे नोटिस बुक में एंट्री करेगा। नेक्स्ट, सर्विस की बात करें, नोटिस कैसे सर्व होगी, तो पहला दिया है डिलीवरी करके, या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज दो, या और पोस्ट आप कहाँ पे भेजोगे? उसके रेसिडेंस पे भेज सकते हो, उसके ऑफिस पे भेज सकते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस पे भेज सकते हो। ठीक, और जहाँ पे आप ऊपर वाला सबसेक्शन था ना, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो जिनको मेंटेन करनी है नोटिस बुक, तब आप सिर्फ एंट्री कर दोगे नोटिस बुक में, ऐसा मान लिया जाएगा कि नोटिस सर्व हो गई है। इसमें लास्ट सेक्शन क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में? मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें है कि आप एम्प्लॉई हैं, आपका हो गया एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट की आप देंगे नोटिस, किसे देंगे नोटिस? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर नोटिस मिलने के 3 डेज़ के अंदर अंदर ये जो पर्सन जिसकी इंजरी हुई है उसको क्या ऑफर करेगा कि भैया तुम मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लो फ्री ऑफ चार्ज एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से। ठीक, वही लिखा हुआ है, वेयर एम्प्लॉय हैज गिवन नोटिस ऑफ एन एक्सीडेंट ही शैल इफ द एम्प्लॉयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 डेज, 3 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम टाइम एट विच सर्विस ऑफ नोटिस हैज बीन अफेक्टेड। 3 डेज का पीरियड कहाँ से कैलकुलेट है? फ्रॉम द टाइम ऑन विच नोटिस वाज सर्विस्ड। ऑफर्स टू हैव हिम एग्जामिन्ड, ऑफर करेगा एग्जामिन करने के लिए फ्री ऑफ चार्ज बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये क्या करेगा? ही हैज़ टू सबमिट हिमसेल्फ इस एग्जामिनेशन के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, ये पहला सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो दिया हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो इंजर हुआ था और उसको हाफ मंथली वेजेस मिल रही हैं ऑलरेडी, हाफ मंथली वेजेस, तो ये फ्रॉम टाइम टू टाइम सबमिट करेगा अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अगर रिक्वायर्ड है तो, इफ सो रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इसमें ये दिया हुआ है कि
provided that employee shall not be required to submit himself for examination by medical practitioner otherwise than in accordance with the rules made under this act और इट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स एज ए प्रिस्क्राइब। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के रेफरेंस में जो रूल्स बने हैं उसमें प्रोवाइड हुआ कि हाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आपको खुद को सबमिट करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसको सबमिट करने की खुद को मेडिकल एग्जामिनेशन में, और सिर्फ उतने ही इंटरवल्स पे आप जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने जितना उस पे दिया हुआ है, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं आपको। ठीक, नेक्स्ट, इफ एम्प्लॉय ऑन बीइंग रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द एम्प्लॉयर अंडर सबसेक्शन 1 बाय द कमिश्नर एट एनी टाइम रिफ्यूजेस। मान लो ये जो आपको सबमिट करना है खुद को 3 दिन खुद को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बाधा डालता है उस मेडिकल एग्जामिनेशन को होने के लिए, रुकावट लाता है कोई, तो जो राइट ऑफ कंपनसेशन है इस पर्टिकुलर इंजर्ड का वो सस्पेंड हो जाएगा। कब तक के लिए? जब तक वो रिफ्यूज कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। मान लो इसके रिफ्यूजल या ऑब्स्ट्रक्शन का सफिशिएंट कॉज है, तब कमिश्नर जो है उसको अलाउ कर सकता है, क्लेम ऑफ कंपनसेशन नहीं खत्म होगा, राइट टू कंपनसेशन सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड विद इन व्हिच इज लायबल अंडर सबसेक्शन 1 टू बी रिक्वायर्ड टू सबमिट हिमसेल्फ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन वॉलंटरी लीव्स, जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ नहीं इससे पहले ये वॉलंटरी लीव करता है, वो जगह को प्रीमाइस को छोड़ के चला जाता है, विसिनिटी ऑफ द प्लेस इन व्हिच ही वाज एम्प्लॉयड, तो इसका जो राइट टू कंपनसेशन था इंजर्ड पर्सन का, ये तब तक सस्पेंडेड होगा जब तक ये वापस नहीं आता खुद का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाता। ठीक है, लिखा हुआ है राइट टू कंपनसेशन शैल बी सस्पेंडेड अंटिल ही रिटर्न्स एंड ऑफर हिमसेल्फ फॉर सच एग्जामिनेशन। ये थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे देखो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझने जैसा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वेयर अ एम्प्लॉय हुज राइट टू कंपनसेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, तो जो अगर हमने पढ़ा उसमें उसका जो सस्पेंड हो गया। ठीक, यहाँ पे भी सस्पेंशन था, यहाँ पे भी था, तो इन दोनों ही पर्टिकुलर सिचुएशन में से किसी एक में उसका राइट सस्पेंड हो गया और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होने से पहले उसकी डेथ हो गई। ठीक, तो अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है इफ ही थिंक्स फिट तो वो पेमेंट डायरेक्ट कर सकता है कंपनसेशन के लिए टू द डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर सबसेक्शन ऊपर जो 2 और 3 था जिसमें सस्पेंड हो रहा था, सस्पेंड है और तब उस पीरियड के लिए कंपनसेशन के लिए वो लायबल नहीं होगा। नो कंपनसेशन शैल बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जिस टाइम पीरियड के लिए वो सस्पेंशन है उस टाइम पीरियड के लिए उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है तब क्या होगा अगर जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है वो शुरू हो गया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वेटिंग पीरियड रेफर टू इन क्लॉज 141D, द वेटिंग पीरियड शैल बी इंक्रीज बाय द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द सस्पेंशन कंटिन्यूज। 41D याद है आपको? एक बार देख लेते हैं। देखो ये हमने पहले वाले वीडियो में से पहले वीडियो में पढ़ा था, 41D है ये 41D। इसमें ये दिया हुआ था कि क्या कहते हैं जो पेमेंट हो रही है वो होगी इन अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 2 देते हैं, ये बस देख लो, ये तो पढ़ा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 16 डे से पेबल होगा और 16 डे जब 28 डेज और मोर से ज़्यादा लास्ट करता है डिसेबलमेंट तो कब से काउंट होगा फ्रॉम डेट ऑफ डिसेबलमेंट, और जब 28 डेज से लेस होता है तो कब से काउंट होगा 3 डेज़ के वेटिंग के बाद। तो ये जो 3 डेज़ का वेटिंग पीरियड है ना इसी की बात कर रहा है, अगर इसके खत्म होने से पहले ही आपका स्टार्ट हो गया सस्पेंशन का पीरियड तब क्या होगा। ठीक, तो ये देखो ये लिखा हुआ है, तो 3 डेज़ के वेटिंग पीरियड के बाद जो डिसेबलमेंट का कैलकुलेशन होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर यही क्या लिखा हुआ है, एंड देयर आफ्टर हाफ मंथली ड्यूरिंग द डिसेबलमेंट और ड्यूरिंग अ पीरियड और 5 years व्हिचएवर पीरियड इज शॉर्टर। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये देखो ये कब तक होगा, ये जो आप पेमेंट कर रहे हो हाफ मंथली पेमेंट ये कब तक होगी, तो या तो जो डिसेबलमेंट है तब तक होगी या तो 5 years के पीरियड के लिए, इन दोनों में से जो भी पीरियड शॉर्टर होगा उतने टाइम के लिए जैसे आप वो करोगे पेमेंट करोगे। ठीक, अब नीचे आते हैं वापस, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी तक नहीं बताया था, मेन बेसिक हमको यही वाला देखना है कि वेटिंग पीरियड कितने दिन का था, 3 डेज़ का था। तो देखो इफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन कमेंसेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वेटिंग पीरियड रेफर टू इन, ये वाले क्लॉज में द वेटिंग पीरियड शैल बी इंक्रीज बाय द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच सस्पेंशन कंटिन्यूज। तो ये आपका 3 डेज़ का वेटिंग पीरियड था, ये पूरा वेटिंग पीरियड था, इससे पहले यहाँ का आपका कमेंस हो गया सस्पेंशन, तो ये वेटिंग पीरियड जो है इंक्रीज हो जाएगा जब तक सस्पेंशन कंटिन्यू होगा। ओके, ये चीज़ लिखी हुई है सिंपली। नेक्स्ट देखते हैं, where an injured employee has refused to be attended by a qualified medical practitioner whose service have been offered to him by the employer free of charge, or having accepted such offer has deliberately disregarded the instruction of such medical practitioner, then if it is proved that the employee has not thereafter been regularly attended by a qualified medical practitioner, or having been so attended has deliberately failed to follow his instruction, and such refusal disregard or failure was unreasonable in the circumstances of the case, and that the injury has been aggravated thereby, the injury and resulting disablement shall be deemed to be of the same nature and duration as they might reasonably have been expected to be if the employee had been regularly attended by a qualified medical practitioner whose instruction he had followed, and compensation if any shall be payable accordingly। because में exactly लिखा क्या हुआ है कि ऊपर वाले में हमने पढ़ा ना कि ये इनका एक्सीडेंट हुआ तो जो एम्प्लॉयर है ये ऑफर करेगा 3 डेज़ के अंदर अंदर कि आप ये मेडिकल प्रैक्टिशनर को फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल एग्जाम अपना करवा लो। ठीक, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, या तो रिफ्यूज़ कर दिया या एक्सेप्ट किया बट डेलिबरेटली डिसरिगार्ड किया इंस्ट्रक्शन उस मेडिकल प्रैक्टिशनर का, या तो देखो मेडिकल एग्जाम के लिए उसने सीधे सीधे रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक, या तो एक्सेप्ट किया बट जो इसने मेडिकल एग्जामिनर ने इसको बोला था मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कि आप ये फॉलो करो, ये दवा खाओ, ये पट्टी लगाओ, ये सारी चीज़ें वो जो इंस्ट्रक्ट किया था वो इन्होंने फॉलो नहीं किया डेलिबरेटली जानबूझ के, और ये प्रूव हो गया कि ये रेगुलरली नहीं जाते थे मेडिकल प्रैक्टिशनर के बाद, या तो उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते थे, और ये जो डिसरिगार्ड या फेलियर था वो अनरीजनेबल था, मतलब बिना किसी प्रॉपर रीजन की वजह से, बिना किसी वजह की वजह से आप ये सब कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो या इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, तो उस केस में और इंजरी एग्रीवेट हो गई, जो मतलब आपको जो इंजरी थी, मान लो इसे कोई इंजरी हुई थी यहाँ पे, तो वो और इंक्रीज़ हो गया, उसका इंक्रीज हो गई वो इंजरी और बुरी हो गई। ठीक है, और ग्रीवियस हो गई वो इंजरी, तो देयर the injury and resulting disablement shall be deemed to be the same nature and duration as they might reasonably have been expected to be if the employee had been regular। तो ऐसा माना जाएगा कि जो इंक्रीज वाला है ना इसके रिगार्ड में कंपनसेशन नहीं मिलेगा आपको, कंपनसेशन ये जो आपको ये इंजरी हुई थी उसके रिगार्ड में मिलेगा अगर आप इस इंजरी में प्रॉपर अपना एग्जामिनेशन करवाए होते, प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होते, तो जो आपकी कंडीशन होती है उसके बेसिस पे आपको कंपनसेशन मिलेगा, ना कि ये जो आपकी एग्रीवेट हो गई अब आपके ही फेलियर की वजह से उस पर नहीं मिलेगा, इस वाले में मिलेगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो, थोड़ा सा आई नो कंफ्यूजिंग है बट ऐसे 1-2 बार पढ़ लोगे तो ईजी है।